हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के बचे हुए एमसीक्यूज पार्ट 2। इसमें हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है डिफरेंट डिफरेंट मैनेजरियल स्किल्स क्या हैं, आपकी हॉथरन एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं, नेचर ऑफ ओबी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज नॉट अ एप्लाइड साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच, पैसिमिस्टिक अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसमें से क्या नहीं है? तो करेक्ट आंसर है इसमें पैसिमिस्टिक अप्रोच, बिकॉज ओबी जो आपका है वो है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। सेकेंड क्वेश्चन इज एन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, ऑल ऑफ दिस। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? एक सेपरेट फील्ड है स्टडी करने के लिए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिलेट करते हैं ओबी से, या ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। So the correct answer is all of these. Next question is, according to Mintzberg, what role managers does not perform? Mintzberg के अकॉर्डिंग इनमें से कौन से रोल मैनेजर्स परफॉर्म नहीं करते हैं? इंटरपर्सनल रोल, डिसीजनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल एंड सिस्टम रोल। इंटरपर्सनल रोल हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि इंटरपर्सनल रोल का मतलब होता है जहाँ पे मैनेजर्स इंटरेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में आउटसाइड मेंबर्स से। डिसीजनल रोल जहाँ पे वो मेजर डिसीजंस लेते हैं, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ नेगोशिएटिव परफॉर्म करते हैं। इंफॉर्मेशनल रोल जो होता है आपके इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, एंड सिस्टम रोल। तो कौन सा रोल जो मैनेजर्स परफॉर्म नहीं करते हैं? द करेक्ट आंसर इज सिस्टम रोल। Next is, as a manager, one of Martin's duty is to present the award to outstanding employees. Which role Martin is playing according to Mintzberg? Mintzberg ने जो roles बताए हैं, interpersonal, decisional, informational role, मार्टिन एक मैनेजर हैं जिनकी ये ड्यूटी है कि वो आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज को अवार्ड देते हैं। तो ये किस रोल में कंसीडर किया जाएगा? लीडरशिप रोल, नेगोशिएटर रोल, मॉनिटर रोल, या फिगर हेड रोल? तो इंटरपर्सनल रोल जो हमारा होता है एक मैनेजर का, वो इसमें इंक्लूड किया जाता है जिसमें हम इंटरेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज से। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें होगा फिगर हेड रोल। फिगर हेड रोल जो होता है वो इंटरपर्सनल रोल में आता है। नेक्स्ट इज, manager assumes certain risk which is involved in terms of the outcome of an action because these are affected by a variety of external factors. Which Mintzberg managerial role does manager is acting when he does this? मैनेजर्स सर्टेन रिस्क एज्यूम्स करते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं आउटकम ऑफ एक्शन के उसमें, क्योंकि ये वेराइटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं इनको अफेक्ट करते हैं। तो मिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग जब एक मैनेजर रिस्क को एज्यूम करता है तो वो कौन सा रोल प्ले कर रहा होता है? रिसोर्स एलोकेटर रोल, स्पोक्स पर्सन का रोल, एंटरप्रेन्योर रोल, या लाइसेंस रोल? तो हम लोग को पता है कि रिसोर्स एलोकेटर का मतलब होता है जहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन का होता है। स्पोक्स पर्सन हमारा रोल होता है जहाँ पे जो होता है इंफॉर्मेशन हम लोग पास करते हैं मैनेजर। एंटरप्रेन्योर रोल जो होता है हमारा वो रोल होता है जहां पे मैनेजर रिस्क एज्यूम करता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंटरप्रेन्योर रोल। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग विच ऑफ द फॉलोइंग रोल कम्स अंडर मैनेजमेंट इंटरपर्सनल रोल? मिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा रोल इंटरपर्सनल रोल के अंदर आता है? मॉनिटर, एंटरप्रेन्योर, फिगर हेड, या स्पोक्स पर्सन? तो हम लोग ने पहले भी इसके डिस्कस किया है आंसर इसका। मिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग जो रोल हमारा इंटरपर्सनल रोल में कंसीडर होता है उसका करेक्ट आंसर है फिगर हेड रोल। फिगर हेड रोल, लाइसेंस या लीडर रोल्स वो रोल्स होते हैं जो इंटरपर्सनल रोल में आते हैं एज अ मिन्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is the process of dividing work into convenient tasks, grouping of duties, grouping of various positions, assigning duties, and delegate authority to each position so that work is carried out in a planned way. ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो वर्क है उनको टास्क में डिवाइड किया जाता है, ड्यूटीज को ग्रुप किया जाता है वेरियस पोजीशंस के अकॉर्डिंग। पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम ड्यूटीज को और अथॉरिटीज को असाइन और डेलीगेट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को जिसमें आप वर्क को डिवाइड कर रहे हैं और असाइन कर रहे हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्टाफिंग,
ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ड्यूटीज को, जितनी भी वर्क है हमारे, उनको कन्वीनियंट के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो ग्रुपिंग करने का मतलब क्या हुआ कि आप चीजों को अच्छे वे में ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट इज, what are the three skills Robert Kurz identified which managers need to have in order to achieve their goals? रॉबर्ट कर्ट्ज के अकॉर्डिंग कौन सी 3 स्किल्स उन्होंने आइडेंटिफाई की थी जो मैनेजर्स के पास होनी चाहिए अगर वो अपने गोल्स तक पहुंचना चाहते हैं? डिसीजनल, कंसेप्चुअल एंड इंफॉर्मेशनल, टेक्निकल, ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल, इंटरपर्सनल, टेक्निकल एंड इंफॉर्मेशनल, नेगोशिएटर, डिसीजनल एंड कम्युनिकेशन। तो रॉबर्ट कर्ट्ज के अकॉर्डिंग उन्होंने जो 3 स्किल्स आइडेंटिफाई की थी वो थी टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड कंसेप्चुअल स्किल्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज, according to Robert Kurtz, which of the following skills are more required at top levels? Conceptual skills, human skills, technical skills, all of these. 3 लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो रॉबर्ट कर्ट्ज के अकॉर्डिंग कौन सी स्किल्स टॉप लेवल पे सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है? conceptual, human, technical and all of these. So the correct answer is conceptual skills. Conceptual skills सबसे ज्यादा required होती है हमारी top level पे। Next question is, when managers have the mental ability to analyze and diagnose the complex situation, they possess which skills as suggested by CADS? रॉबर्ट कैट्स ने जो आपकी 3 स्किल्स सजेस्ट की हैं, कंसेप्चुअल, ह्यूमन, टेक्निकल, इनमें से कौन सी स्किल्स होती हैं जिसमें मैनेजर के पास जो होते हैं उनकी एक मेंटल एबिलिटी होती है स्ट्रांग कि वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी एनालाइज कर लेते हैं और डायग्नोज कर लेते हैं। तो ये जो एबिलिटी होती है, मेंटल एबिलिटी मैनेजर्स की, कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एनालाइज और डायग्नोज करते हैं, ये कौन सी स्किल से आती है? टेक्निकल स्किल, कंसेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल। तो अभी हमने बात की कि कंसेप्चुअल स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो टॉप लेवल पे रिक्वायर्ड होती हैं। ये आपको एक मेंटल एबिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को एनालाइज और डायग्नोज कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज कंसेप्चुअल स्किल्स। नेक्स्ट इज, James and Niels are 2 salespersons who are working in sales department having a dispute on certain projects. Which skill manager required to solve this issue? जेम्स एंड नील 2 सेल्स पर्सन हैं जो एक सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और रिगार्डिंग दैट प्रोजेक्ट कुछ डिस्प्यूट्स हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं। तो यहाँ पे कौन सी स्किल मैनेजर्स को रिक्वायर होगी कि वो इस इशू को सॉल्व कर सके? कंसेप्चुअल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड इंफॉर्मेशनल स्किल्स। तो कंसेप्चुअल स्किल्स अभी हमने बात की, जो आपको एक ब्रॉड वे, एक पूरी पिक्चर, होल पिक्चर आपको देखने में हेल्प करती है, जहाँ पे आप डायग्नोज करते हो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को। टेक्निकल स्किल्स जो आपकी होती है वो एक्सपर्टीज से रिलेटेड होती है, नॉलेज, स्पेशलाइज नॉलेज से रिलेटेड होती है। ह्यूमन स्किल्स जो होती है हमारी, वो रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, इम्पैथी, सिंपैथी, ग्रुप में डील करना, इंडिविजुअल लेवल पे डील करना, उससे रिलेटेड होती है। तो अब यहाँ पे इशू है, डिस्प्यूट्स हैं, तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड होगी वो दैट इज ह्यूमन स्किल। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू कैट्स, टेक्निकल स्किल्स इनकॉर्पोरेट्स द एबिलिटी टू। जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं वो क्या आपको हेल्प करती हैं किस एबिलिटी में? फर्स्ट, डायग्नोज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, B. Resolve the conflict. C. Apply specialized knowledge and expertise. None of the above. तो टेक्निकल वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, किसी चीज के एक्सपर्ट होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज, Luthans identified 4 managerial activities which managers perform. What are they? लुथांस ने 4 मैनेजरियल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया था जो मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। इन कौन सी एक्टिविटीज इसमें से है? फर्स्ट, ए, ट्रेडिशनल कंसेप्चुअल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल, ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स एंड नेटवर्किंग। सी, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशनल, इंटरपर्सनल एंड डिसीजनल,
डी कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, टेक्निकल एंड इंटरपर्सनल। तो जो लुथांस ने 4 मैनेजरियल एक्टिविटीज बताई थी वो थी ट्रेडिशनल, कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स एंड नेटवर्किंग। नेक्स्ट इज which of the Lufthansa managerial activities involve socializing, politicking and interaction with outsiders? Lufthansa ने जो 4 मैनेजरियल एक्टिविटीज बताई हैं आपके ट्रेडिशनल, कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स एंड नेटवर्किंग, इनमें से among these 4 कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व करती है सोशलाइजिंग, पॉलिटिकिंग एंड इंटरेक्शन विद आउटसाइडर्स? सो द करेक्ट आंसर इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग जो हमारी एक्टिविटी है, मैनेजरियल एक्टिविटी है, वो इन्वॉल्व करती है सोशलाइजिंग, पॉलिटिकिंग एंड इंटरेक्शन विद आउटसाइडर्स। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल मैनेजरियल एक्टिविटी आइडेंटिफाइड बाय लुथांस कंप्राइजेस फॉलोइंग। जो ट्रेडिशनल मैनेजरियल एक्टिविटी लुथांस ने बताई हैं वो क्या कंप्राइज करती है? डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, एक्सचेंज रूटीन इंफॉर्मेशन, सोशलाइजिंग एंड पॉलिटिकिंग, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। सो द जो ट्रेडिशनल मैनेजरियल एक्टिविटी है वो कंप्राइज करती है आपकी डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। नेक्स्ट इज which of the Lufthansa managerial activities involve motivation, disciplining, managing conflict, staffing and training? सो कौन सी एक्टिविटी जो लुथांस की है वो ये सारी चीजें इन्वॉल्व करती हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि जो ट्रेडिशनल होती है हमारी डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग होती है। इसमें जो एक्शंस एक्टिविटीज हैं वो है मोटिवेशन, डिसिप्लिनिंग, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग। ये सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज आती हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजरियल एक्टिविटी लुथांस ने बताई है वो कंप्राइज करती है आपकी मोटिवेशन, डिसिप्लिनिंग, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज a manager is exchanging routine information and processing paperwork. This activity comes under which managerial activity suggested by Luthans? एक मैनेजर जो रूटीन इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं और पेपर वर्क प्रोसेस कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है ये किस मैनेजरियल एक्टिविटी के अंदर आती है जो लुथांस ने सजेस्ट की थी? तो जो लुथांस ने सजेस्ट की है नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, नन ऑफ द अबव आर द ऑप्शंस। यहाँ पे मैनेजर क्या कर रहा है? रूटीन इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहा है। तो जहां पे हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं वो जो एक्टिविटी है उसके एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन से समझ में आ रही है कि वो कौन सी एक्टिविटी होगी? कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज when an employee encouraged to report upward about the unethical practices like corruption, sexual harassment, etc. are termed as। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को इनकरेज किया जाता है कि वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में आवाज उठाए, उसको ऊपर रिपोर्ट करे, उसको हम क्या कहते हैं? ए विसल ब्लोइंग, बी एथिक्स ट्रेनिंग, सी कोड ऑफ कंडक्ट, डी नॉन ऑफ द अबव। तो जब एक एम्प्लॉय अनएथिकल प्रैक्टिसेस के अलावा के लिए आवाज उठाता है, आगे रिपोर्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग और जो एम्प्लॉय ये करता है उसे हम कहते हैं विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर का मतलब होता है कि आपने गलत के खिलाफ विसल ब्लो किया, आवाज उठाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए विसल ब्लोइंग। नेक्स्ट इज for understanding the human behavior, managers must focus on analyzing 3 levels. What are they? ह्यूमन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम 3 लेवल्स पढ़ते हैं जहां पे मैनेजर्स एनालाइज करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, जो हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में। इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, बी ग्रुप, इंटरपर्सनल एंड टेक्निकल लेवल, सी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन, डी इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशन एंड ग्रुप लेवल। तो जो 3 लेवल्स होते हैं जो अंडर हेल्प करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को समझने में, वो होते हैं इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज a manager analyzes learning, personality, perception, attitude of a person at which level? एक मैनेजर परसेप्शन, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, लर्निंग जो भी फैक्टर्स होते हैं पर्सन के, ये किस लेवल पे समझता है?
इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या ऑल ऑफ दीज? सो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल इसलिए होगा क्योंकि ये जो सारे फैक्टर्स हैं, लर्निंग, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, ये इंडिविजुअल लेवल पे कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट इज group norms, group dynamics, teamwork studied at which level in the organization? ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप डायनेमिक्स, टीम वर्क, ये किस लेवल पे स्टडी किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में? जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ग्रुप के नॉर्म्स हैं, ग्रुप डायनेमिक्स हैं, टीम वर्क, ये सारे किस लेवल पे जाएंगे? तो ये सारे जो होंगे हमारे ग्रुप लेवल पे जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रुप लेवल। नेक्स्ट इज organizational level include which of the following analysis? A. Learning, perception and attitude. B. Teamwork, cohesiveness and group dynamics. C. Structure, culture and organizational change. D. None of the above. तो अभी हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल लेवल पे हम लर्निंग, परसेप्शन, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ते हैं। फिर ग्रुप लेवल पे हम टीम वर्क, ग्रुप कोहेसिवनेस या ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम क्या पढ़ते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चर, कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। नेक्स्ट इज which experiment conducted to determine the effect of changes in illumination on productivity? कौन सा एक्सपेरिमेंट इसमें हुआ था कि जो इफेक्ट था इल्यूमिनेशन में, जो भी हम चेंजेस करते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर? मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट रूम एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो इफेक्ट हमने देखे थे इल्यूमिनेशन के प्रोडक्टिविटी पे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। ये 4 जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट रूम एंड बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम, ये चारों एक्सपेरिमेंट्स हॉथरॉन स्टडीज के अंदर हुए थे। नेक्स्ट, in which experiment changes in working hours and other working conditions are done to see the impact on productivity? इनमें से किस एक्सपेरिमेंट में जो वर्कर्स थे उनके वर्किंग आवर्स को चेंज किया गया था और अदर वर्किंग कंडीशंस को चेंज किया था ताकि उसका इम्पैक्ट देखा जा सके प्रोडक्टिविटी पे क्या पड़ता है? मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, रिले असेंबली टेस्ट रूम, elimination experiment and bank wiring observation room. So the correct answer is relay assembly test room. relay assembly test room में जब एक्सपेरिमेंट हुआ था तो वहां पे जो वर्कर्स थे उनके वर्किंग आवर्स और वर्किंग कंडीशंस में चेंजेस किए गए थे, ये देखने के लिए कि उसका प्रोडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज which experiment was conducted to find out the impact of small groups on the individual? इनमें से किस एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया था कि जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे वो क्या इम्पैक्ट करते हैं इंडिविजुअल पे? मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, रिले असेंबली टेस्ट रूम, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट एंड बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट लाइट के ऊपर इफेक्ट देखा गया था, इल्यूमिनेशन का इफेक्ट देखा गया था। रिले असेंबली टेस्ट रूम में हमने वर्किंग आवर्स, वर्किंग कंडीशंस का इफेक्ट देखा था। इसमें इम्पैक्ट जो होता है स्मॉल ग्रुप्स का क्या पड़ता है इंडिविजुअल पे, वो हमने देखा बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम में। इसमें स्मॉल ग्रुप्स बनाए गए थे ये देखने के लिए उन स्मॉल ग्रुप्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज डैश एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड टू डिटरमाइन द वर्कर एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स। कौन से एक्सपेरिमेंट में हमने वर्कर्स के एटीट्यूड और सेंटिमेंट्स को डिटरमाइन किया था? मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, रिले असेंबली टेस्ट रूम, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट एंड बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। करेक्ट आंसर इज मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम में इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था एम्प्लॉयज का ताकि ये जान सके कि वर्कर्स के एटीट्यूड और सेंटिमेंट्स क्या हैं। नेक्स्ट इज हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड एट विच प्लेस? जो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स हुए थे ये किस जगह पे हुए थे? अलास्का, कैलिफोर्निया, डर्बिन, शिकागो। द करेक्ट आंसर इज शिकागो। शिकागो में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए थे। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द कंपनी वेयर हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड। उस कंपनी का नाम बताइए जहां पे हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, ओरेकल कम्युनिकेशन, नन ऑफ दीज।
द करेक्ट आंसर इज जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में ही सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हॉथरॉन के हुए थे। नेक्स्ट इज हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड बाय। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स किसने किया था? एल्टन मायो, चेस्टर बर्नार्ड, पीटर एफ ड्रकर, एफ.डब्ल्यू. टेबल। एंड द करेक्ट आंसर इज एल्टन मायो। एल्टन मायो ने ये हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स किया था जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो में। नेक्स्ट इज हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स वर डेवलप्ड अंडर विच अप्रोच। ये जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़े ये किस अप्रोच के अंदर आता है? मॉडर्न अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, सोशल सिस्टम अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच। तो द करेक्ट आंसर इज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स हैं जो एल्टन मायो ने किए थे, और एल्टन मायो ने ये एक्सपेरिमेंट्स इसलिए किए थे कि उन्हें देखना था कि ह्यूमन रिलेशंस का प्रोडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए उन्होंने 4 फेज में एक्सपेरिमेंट्स किए थे: इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम, रिले असेंबली टेस्ट रूम एंड मास इंटरविंग प्रोग्राम। ये एमसीक्यूज 30 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं यूनिट 1 के पार्ट 2 के। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।